नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। संसद का चौथा दिन यानी कि कार्यवाही का चौथा दिन भी खत्म हो गया, लेकिन वो तमाम मुद्दे अभी अधर में लटके हैं जिसकी बहुत ही सख्त जरूरत है। और कुछ ऐसे बिल्स हैं जिसे पास कराना केंद्र सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी, ये कहें बहुत ही महत्वाकांक्षा है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उसमें जीएसटी बिल है और भी बहुत सारे बिल्स हैं। लेकिन अभी असहिष्णुता के मुद्दे पर चर्चा हुई। 2 दिन चर्चा होने के बाद ये सदन की कार्यवाही चौथे दिन खत्म हुई। इससे पहले संविधान पर परिचर्चा हुई, लेकिन अब तक उन मुद्दों पे नहीं पहुंचा जा सका है जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। महंगाई, बेरोजगारी और भी दूसरे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करना बहुत ही जरूरी है। तो संसद में जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई उसके बाद हंगामा शुरू हो गया असहिष्णुता के मुद्दे पर लेकर के। चूंकि सीपीएम के सांसद मोहम्मद सलीम ने एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर के राजनाथ सिंह, जो केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने आपत्ति जताई और कहा कि ये उनका बयान नहीं है। दरअसल मोहम्मद सलीम ने कहा था कि राजनाथ सिंह ने कहा था कि 800 साल बाद देश में हिंदू शासक आया है, और आउटलुक मैगजीन के माध्यम से के हवाले से ये बात कही थी मोहम्मद सलीम ने। हालांकि आउटलुक मैगजीन ने माफी मांग ली है, लेकिन इसको लेकर के हंगामा होता रहा। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं नहीं, हम के सहारे देश चलता है। कल असहिष्णुता, आज सांप्रदायिकता। संसद की कार्यवाही का मंगलवार को चौथा दिन है, लेकिन पिछले 4 दिनों में संसद में सिर्फ एक ही गूंज सुनाई दी। वो गूंज थी असहिष्णुता की। सोमवार को इस मुद्दे पर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ और तीखी बयानबाजी के बीच आमने सामने आ गए गृह मंत्री राजनाथ सिंह और सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम, जिनके एक बयान ने संसद में घमासान मचा दिया। घमासान ऐसा जिसकी आंच मंगलवार को भी सदन तक पहुंची। दरअसल सीपीएम नेता सलीम ने मैगजीन आउटलुक के हवाले से एक बयान दिया था, जिस पर भड़के गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सलीम को चुनौती दे डाली कि वो इस बात को साबित करें या फिर सदन से माफी मांगे। मोहम्मद सलीम जी बहुत पुराने हमारे मित्र हैं और उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है मेरे ऊपर, और मैं उनसे कहना चाहूंगा कि मैंने कहां बोला है इसे, किस अवसर पर मैंने बोला है, वह पूरे सदन को बताएं अथवा उन्हें क्षमा याचना करनी होगी सदन के सामने। अध्यक्ष महोदय, ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए। सदन में शुरू हुई बहस जैसे ही आउटलुक तक पहुंची, उसने तुरंत ही राजनाथ सिंह का गलत बयान छापने के लिए अपने वेब पेज पर माफीनामा डाल दिया। फिर क्या था, आउटलुक की माफी के बाद मंगलवार को आक्रामक रुख लिए बीजेपी नेता सलीम की माफी की मांग पर अड़ गए। वहीं इस हंगामे के बीच सीपीएम नेता अपने रुख पर कायम रहे और उन्होंने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है। अभी तक ये मुद्दा शांत भी नहीं हुआ था कि मंगलवार को लोकसभा में सांप्रदायिकता के मुद्दे पर बहस छिड़ गई। सांप्रदायिकता हिंसा की घटनाओं को लेकर कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित राज्यों में हिंसा के मामलों में इजाफा हुआ है। उनके इस बयान से खफा बीजेपी सांसदों ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और इंसिडेंट 2014 में 61 थे, 59 इस साल है। उसी वक्त गुजरात में 74 लास्ट ईयर, इस साल 47 है। उसी कर्नाटक में भी वैसा ही हुआ है। मैं बोल रहा हूं, बीजेपी जिस जगह उनका प्रेजेंस है उसी स्टेट का मैं कह रहा हूं, वेस्ट बंगाल में नहीं, केरला में नहीं, दूसरे जगह नहीं। क्यों नहीं? जिस जगह गुजरात में बता रहा हूं। वहीं कांग्रेस के तीरों का जवाब देने के लिए सदन में उठे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी जोरदार तरीके से कांग्रेस के दावों का खंडन किया और यूपीए सरकार पर भी सवाल खड़े कर दिए। The important point which Honorable Kharge ji had remarked is that wherever BJP is strong, the incidents have increased. I think it doesn't tally with the report which we have, and moreover, how can you distance from the responsibility of the state government? Is it the responsibility of the MPs or the responsibility of the state government to control
the communal incidents. So it is not fair to say that wherever there is a stronger presence of BJP, there are more communal incidents. I think that is not a fair comment on the part of Honorable Leader of Opposition. हो गया, अब जरा किसानों की चिंता करो। क्वेश्चन। संसद में जीएसटी बिल, भूमि अधिग्रहण बिल जैसे कई ऐसे लंबित मुद्दे हैं जिनकी राह जनता ताक रही है, लेकिन संसद में असहिष्णुता की जो बहस जारी है उसमें आम लोगों का हित कहीं पीछे छूटता दिखाई दे रहा है। चैनल 1 के लिए स्वाति ढाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो मुद्दे जो अभी छूटे पड़े हैं उस पर आगे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलेगी और उस पर अमल किया जाएगा। खास करके जीएसटी बिल की बात बार बार हो रही है और ये संकेत भी मिलने लगे थे कि कांग्रेस इस पर सहमत होती नजर आ रही है और जीएसटी बिल पास हो जाएगा, ऐसा माना जाने लगा था। लेकिन इस बीच असहिष्णुता पर चर्चा हुई और जमकर हंगामा भी हुआ। हालांकि राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब देते हुए कहा कि देश मैं से नहीं हम से चलता है, यानी कि उन्हें अब ये लग रहा है कि हम के सहारे ही देश के विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि संविधान हमें एक सूत्र में बांधे रखे हुआ है, इसलिए संविधान का आदर हमें हर कीमत पर करना चाहिए। और आज जो घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में 1947 में ही सोच लिया गया था। तब से ही इस तरह की बातें की जा रही हैं, जो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो सकारात्मक भी हैं, नकारात्मक भी हैं। ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही और कहा कि संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने अपनी दूरदृष्टि के माध्यम से ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीजों को देखा था, इसलिए हम उस पर अमल करके ही आगे बढ़ सकते हैं। तो लोकसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाए, राहुल गांधी ने बयान दिया, तो राजनाथ सिंह ने कमान संभाली और जोरदार वकालत की राजनाथ सिंह ने अपने सरकार की और कहा कि जब से हमारी सरकार आई है कहीं भी असहिष्णुता का कोई मामला नहीं है और बनावटी तरीके से इसे पेश करने की कोशिश की जा रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन करा दें, परिचय करा दें। हमारे साथ हैं राजेश यादव जो कांग्रेस के नेता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजेश यादव। प्रोफेसर ललन प्रसाद, वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर ललन प्रसाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद संदीप द्विवेदी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, संदीप आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश वाजपेयी जो बीजेपी के नेता हैं, मुकेश वाजपेयी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजीव निगम आम आदमी पार्टी के नेता हैं, संजीव निगम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और सीधे मुकेश वाजपेयी से हम सवाल करते हैं कि मुकेश वाजपेयी, क्या राजनाथ सिंह ने जो बात कही है असहिष्णुता के मुद्दे पर और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने जो बात कही है संविधान को लेकर के, मैं नहीं हम, और राजनाथ सिंह की जो बात निकल करके सामने आई है उसमें कहीं ना कहीं हम की जगह मैं का पुट नजर आ रहा था, इस दोनों का को रख करके केंद्र में रख करके कैसे आप सामंजस्य बैठाने की कोशिश करेंगे? वैसा देखिए, आप जो जिस बारे में बात करना चाह रहे हैं या जो आप प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, अगर मैं समझ पा रहा हूं जी, तो देखिए एक चर्चा चली थी संविधान के ऊपर। संविधान जब बना और अंबेडकर की जो जयंती है अंबेडकर साहब की, उस जयंती के ऊपर मोदी जी ने अपना वक्तव्य दिया। उसमें हम शब्द का प्रयोग किया गया कि हम सब, क्योंकि संविधान जो है वो सबका, पूरे भारतवासियों का है, पूरे भारतवासियों के लिए है। और जहां तक राजनाथ सिंह की जी आप बात कर रहे हैं, वो एक चर्चा टॉलरेंस और इंटॉलरेंस पे जो लोकसभा में हुई उसका जवाब देते हुए उन्होंने जो बात कही, लेकिन उन्होंने भी किसी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करा जिसपे किसी को आपत्ति हो। उन्होंने जितनी भी बातें करी उस सब में सिर्फ यही बात बताने की कोशिश करी कि पिछले जिस तरह से माहौल देश का बिगाड़ा जा रहा है, इस तरह से अगर यथार्थ में देखा जाए या सच्चाई में देखा जाए तो इस तरह से देश का माहौल है नहीं जिस तरह से बनाया जा रहा है। तो अगर आप मोदी जी के अगर भाषण की बात करें तो उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कोई ऐसी बात बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई ऐसी बात नहीं। प्रधानमंत्री ने तो बड़ी अच्छी बातें कही, तो वो दूसरी तरफ कही ना हो कि उन्होंने मैं नहीं हम का प्रयोग किया है। नहीं, राजनाथ सिंह जी ने भी कोई ऐसी कोई बात नहीं करी है, बल्कि सिर्फ राजनाथ सिंह जी नहीं, हमारी पार्टी से जो 3 या 4 सदस्य बोले उनमें से किसी ने भी ऐसी कोई बात नहीं करी जो किसी के चुभने लायक हो या किसी का कोई। जैसे राजनाथ सिंह ने एक बात कही ना, बनावटी
तरीके से पेश किया जा रहा है इसको और जो पुरस्कार वापस कर रहे हैं वो उनके बारे में उनको निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा, उन्होंने तथ्य देके बताया कि कुछ लोग उनमें से ऐसे हैं कि जब इमरजेंसी लगी थी उन्होंने इमरजेंसी लगने के साथ ही इंदिरा जी के घर जाके उनको बधाई दी थी। चलिए उसके बाद चलिए आगे चर्चा में और बताऊंगा। हाँ जी किस बिल्कुल, तरह से जी बिल्कुल। क्या राजेश यादव आप सहमत हैं जो मुकेश वाजपेयी कह रहे हैं? ये कह रहे हैं देश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है। कौन बिगाड़ रहा है देश का माहौल? भारतीय जनता पार्टी के अलावा कौन बिगाड़ रहा है देश का माहौल? नहीं, ये मामला ये नहीं है कि देश का माहौल, बल्कि ये कहा है कि बनावटी तरीके से पेश किया जा रहा है। ये राजनाथ सिंह ने कहा। हालांकि प्रधानमंत्री ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही, जैसे लोकसभा में उन्होंने कहा था, राज्यसभा में भी उसी तरह का स्पीच उन्होंने दिया। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में दिया जी, और अच्छी बात है, लेकिन क्या है, अमल तो नहीं करते। अब जनता जो है, जो 18 महीने हो गए, अब अमल मांगती है। बात कहने से कह देते हैं बात, लेकिन उस बात को अमल करना, ये दोनों बिंदु अलग अलग हैं। कहना अलग है और अमल करना अलग है जी। प्रधानमंत्री को जो कहते हैं उस पर अमल करना होगा। और आप देखिए, ये कहते हैं देश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है। आप 3 अभी बुद्धिजीवियों की हत्याएं हो रही हैं, दामोदकर जी, आपके कुलवर्गी जी, ये सब की आपने देखा होगा, साहित्यकार हैं, इनकी हत्या हुई देश में। और इनके मंत्री, इनके जो मंत्री हैं, इनकी बात को अमल नहीं करते हैं। आपने अभी देखा होगा, दादरी कांड देखा होगा मोहम्मद अखलाक का। आप अगर उसने कोई कानून तोड़ा है तो ये सजा देने वाले कौन होते हैं? ये तो राज्य सरकार के अधीन आता है जी। किसी को भी क्या अधिकार है? क्या अधिकार है? अगर किसी ने कोई कानून तोड़ा, कानून के प्रावधान है, दंड मिले, लेकिन आप उसको किसी को दौड़ा तो राजनाथ सिंह ने तो कह दिया ना कि अगर यूपी सरकार कहे तो सीबीआई जांच कराई जा सकती है। नहीं, एक और बात कही, मैं बीच में, सॉरी मैं बीच में हस्तक्षेप करना चाहूंगा। कोई आके राज्य सरकार की तो बात की बात आती है, उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात करी है। उन्होंने एक बात करी है जो शायद यादव जी ने सुनी नहीं है, जानबूझ के बताना नहीं चाह रहे। उन्होंने बोला कि जो राज्य सरकार के यहाँ से रिपोर्ट आई है, जो उन्होंने मंगाई थी कि क्या हुआ कैसे, वो बताइए। जो रिपोर्ट आई है उसमें कहीं पे भी सांप्रदायिक दंगे या सांप्रदायिकता का जिक्र नहीं है। हाँ, उसमें एक घटना बताई गई कि हाँ एक घटना हुई है जिसमें मर्डर, आप देखिए, मंदिर का पुजारी कह रहे हैं कि हमसे अनाउंस कराया गया, जबरदस्ती अनाउंस कराया गया। मंदिर का पुजारी कह रहे हैं ना, आप देखिए, सांप्रदायिकता की बात तो कही है उन्होंने, लेकिन ये कहा है कि सुनियोजित तरीके से घटना नहीं घटी है, शायद लगा के बुलाई है। उनकी हत्या हो जाती है, उनका बेटा जो वायुसेना में है, उनके बयान देखिए, उनने आते ही कहा सारे यहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बिल्कुल बेशक। तो आप ऐसे जो अच्छे लोग हैं, उनकी अगर हत्याएं होंगी देश के अंदर, तो देश में असहनशीलता कौन फैला रहा है? चल जी बिल्कुल। संजीव निगम, थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्टियों से ले लें, उसके बाद तो फिर आएंगे निष्पक्ष वक्तव्य के लिए। 2 हमारे एक विश्लेषक हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजीव निगम, जन लोकपाल में आप इतना ज्यादा फंसे पड़े हैं शायद कि आपकी तरफ से उस तरह का वक्तव्य नहीं आ रहा है जो पहले आता रहा है इन सब मुद्दों को लेकर के। ठीक कह रहे हैं, आपने खुद बात बता दी कि हम वहां पर भी जरा ज्यादा फंसे हुए हैं, लेकिन हम थोड़ा सा आप लोगों का मतलब मीडिया को भी थोड़ा सा मैं जरा लाना चाह रहा हूँ बीच में जी, क्योंकि आज जो ये कल आप सुन रहे थे हालात, जो ये चर्चा कर रहे थे सलीम जी पार्लियामेंट के अंदर, तो और राजनाथ सिंह उसका जवाब भी दे रहे थे, तो बात आई कहां से? आउटलुक मैगजीन ने माफी मांग ली। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी मैगजीन है, कोई भी अखबार है, आप टीवी जगत वाले हैं, तो आपकी भी सबकी जिम्मेदारी है, बिल्कुल है कि जरा बात को ध्यान से, वजन को देखिए, तब आप छापिए। आपने तो उसकी चीज, ये तो एक उदाहरण है मात्र जो है जो पार्लियामेंट में गया। ऐसे तमाम बहुत सारे मुद्दे हैं, अक्सर कर अखबारों में भी और मैं कहता हूं मैगजीन्स में भी अलग अलग छप जाते हैं उनके हवाले से, क्योंकि जनता जो है, जो हमारी भोली भाली जनता है, जो नागरिक है, वो तो उन्होंने कहा जब टीवी में आया है, अखबार में आया है या मैगजीन में छपा है, बस उसको मानते हैं। लेकिन हम लोग हैं उसको जरा बहुत गहराई से देखते हैं कि इसमें कितना वजन है, कितनी हकीकत है, कितना फसाना है। तो ये जिम्मेदारी मतलब सबकी है, एक संयुक्त रूप से भी उनको बड़ा सावधानी से करना चाहिए। अब मैं फिर आता हूं, ये सारी बातें करते हैं प्रधानमंत्री महोदय, आजकल बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ अगर ये थोड़ा सा जो है सख्ती भरा कदम उठाते अपने अंकुश उन लोगों के ऊपर, मैं नाम भी लेना चाहूंगा, 3 तो सांसद हैं और 2 मंत्री, इनको खुली आजादी दे रखी है। ये लोग बोल रहे हैं 3
सांसद आदि योगितना आदि मतलब हाँ, और आपके गोरखपुर वाले ये हैं, और जो साक्षी महाराज उन्नाव के हैं, और फतेहपुर वाली निरंजन ज्योति, ये 3 हो गए एमपी, और 2 मिनिस्टर वीके सिंह जी गाजियाबाद से और आपके डॉक्टर महेश शर्मा जी, ये सब लोगों को है, इनको जो आजादी दे रखी, इनके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाया। अगर थोड़ा सा इनको भी नियंत्रण में जो है किया होता तो बात समझ में आती कि हाँ वाकई जो है, लेकिन आजकल प्रधानमंत्री, लेकिन आप भी खामोश हैं, यानी आम आदमी पार्टी भी खामोश है, बहुत ज्यादा नहीं बोल पा रही। चलिए ठीक है, आएंगे आपके पास। जी संदीप द्विवेदी, आप कैसे देखते हैं इन तमाम चीजों को? असहिष्णुता पर चर्चा लोकसभा में हुई, जमकर हंगामा हुआ, राजनाथ सिंह ने कमान संभाली, प्रधानमंत्री का सुर अलग था, राजनाथ सिंह का सुर अलग था। देखिए बेसिकली मैं जितना एनालाइज कर पा रहा हूं तथ्यों को, अगर आप टोटली पूरा पिछले सत्र से लेके इस सत्र तक के बीच के गैप को एनालाइज करें तो कहीं ना कहीं विपक्ष इस चीज पे जोर दे रहा है कि सत्र जो इस बार का है फिर खाली निकल जाए, और बीजेपी के जो अहम मुद्दे हैं जिन पे वो प्रस्ताव पारित करवाना चाह रहे हैं, जीएसटी बिल है या लैंड बिल है, वो पारित नहीं करवा देना चाह रहे हैं। राजनाथ जी को लेकर जैसे राजनाथ जी के ऊपर आरोप लगाए गए और राजनाथ जी कहीं ना कहीं उससे तिल मिला उठे, उसके पीछे एक रीजन ये भी था कि राजनाथ जी की छवि अगर आप देखो तो वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति, साफ छवि के नेता के तौर पे है, और दूसरा क्योंकि वो अटल जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी को लीड करते हैं, और अटल जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा मुस्लिम माहौल एरिया है, और मुस्लिम शायद अटल जी ही बीजेपी में एक ऐसे लीडर थे जिनको मुस्लिम भी काफी हद तक सपोर्ट करता था, और कहीं ना कहीं आज अटल जी राजनीति में नहीं है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा समुदाय उनको सिर्फ इसलिए मिस करता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक अच्छे राजनेता के तौर पर काम करते थे। अब इन सब चीजों को अगर देखो तो भाजपा चारों तरफ से घिरी हुई है, लेकिन इतना गहरा मुद्दा असहिष्णुता नहीं है। रीजन उसका ये है कि क्यों ना कहीं 60% इन सब चीजों की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। अगर ये दिल्ली में इस तरह के मुद्दे आ रहे हैं, दिल्ली में इस तरह की चीजें आ रही हैं, तो आप एक बार केंद्र सरकार को घेर सकते हैं क्योंकि दिल्ली की पुलिस उनके पास है। लेकिन अदर स्टेट्स में अगर आप दादरी का कांड लो तो मेरी नजर में 80% यूपी गवर्नमेंट उसके लिए जिम्मेदार है, स्टेट गवर्नमेंट तो वहां पर जाके पुलिस को ऑर्डर नहीं करेगी ना। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों में कम्युनिकेशन गैप और एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि मुस्लिम की भाजपा से दूरियां बनी रहे। रीजन उसका ये है कि कहीं ना कहीं अगर मुस्लिम नेतृत्व बीजेपी में बढ़ा और बीजेपी में वोट बैंक बढ़ा तो जो अदर पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, लेकिन कांग्रेस है, ये कहीं ना कहीं चाहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे नेता जो बीजेपी में हैं जो इस तरह का बयान देते रहते हैं, उस पर भी तो अंकुश लगाने की आवश्यकता है। अगर मुसलमानों को नजदीक लाना है तो जाहिर सी बात है, मुसलमानों के खिलाफ अगर इस तरह का बयान आ रहा है योगी आदित्यनाथ की तरफ से, तन मन धन गन की बात अगर हो रही है, साक्षी महाराज कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाए, तो इस तरह के बयानों को तो रोकना भी होगा ना। देखो इसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी की मजबूरी है, क्योंकि बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं कहीं ना कहीं कुछ बीएचपी के कोटे से हैं, कुछ संघ के कोटे से हैं, कुछ अदर इनके जो अलायंसेस हैं उनके कोटे से हैं, और उनके ऊपर प्रतिबंध लगाना इतना आसान मोदी जी के लिए नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो तो ये मजबूरी है उन संगठनों के जो और यही मजबूरी मौका दे रहा है विपक्षी पार्टियों को। यही मजबूरी विपक्ष के लिए एक बहुत अच्छा मौका बना है जी, बिल्कुल। अगर तो यही इसी को दूर करने की आवश्यकता है। जी ललन प्रसाद, प्रोफेसर ललन प्रसाद, राष्ट्रपति ने एक बार फिर बहुत सख्त जुमले का इस्तेमाल किया, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। गंदगी सड़कों पर नहीं बल्कि हमारे दिमाग में है। मैं पूरा पढ़ ही देता हूं उनका कोड। गंदगी उन विचारों में है जो समाज को उनके और हमारे शुद्ध और अशुद्ध के बीच बांट देते हैं। गंदगी ऐसे विचारों को दूर करने के प्रयास न करने में है। ये बड़ी अहम बात कही है। गंदगी ऐसे विचारों को दूर करने के प्रयास न करने में है। गौर कीजिएगा, इन विभाजनकारी विचारों को हटाकर दिमाग की सफाई करें, यह राष्ट्रपति ने कहा है। क्या कहेंगे? राष्ट्रपति ने बड़ा अच्छा बयान दिया है जी, और ये बात भी ठीक है कि गंदगी लोगों के दिमाग में है जी, और ये गंदगी मेरा ख्याल है कि जितना हमारा पॉलिटिकल वर्ग इस समय है जी, वो सभी पार्टियों में, क्रॉस ऑल पार्टीज में है जी। हम किसी एक पार्टी को इसके लिए अगर कहें जिम्मेदार है तो वो बात गलत होगी। जी बिल्कुल। देखिए, अगर आदित्यनाथ कुछ बयान देते हैं तो आजम खां भी बयान दे देते हैं। अब कल ही पार्लियामेंट में जो सलीम ने बयान दे दिया, मतलब लोग सारी पार्टियों में। अब आज खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के शासन में ज़्यादा दंगे हुए हैं और हमारे शासन में इतने दंगे नहीं हो गया। उसके आंकड़े उठा के देख, बड़ा अजीब नहीं लगता ललन प्रसाद कि ये कंपैरिजन किया जा रहा है किसके शासन में कितने ज्यादा दंगे हुए? ये बड़ा अजीब नहीं लगता? देखिए, बात सब तरफ से इस तरह की बात हो रही है। आज आपने शायद एक बयान पढ़ा होगा तेजस्वी यादव का। हाँ। वो पार्लियामेंट के मेंबर तो नहीं है, लेकिन डिप्टी सीएम बिहार का। उसने क्या कहा कि वो मोदी जी कपड़े धुलाने हिंदुस्तान आते हैं। वो तो अपने पिताजी से भी आगे बढ़ गया और जो मर्जी मुंह से निकल जाए। तो लोगों के अंदर जरा सा इस बात का लिहाज भी नहीं रह गया
कि अगर अपने बड़ों के साथ के बारे में कुछ बोलें तो जरा सोच के बोलें। अब राजनाथ सिंह के साथ क्या हुआ, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया 800 बरस बाद वाली बात, लेकिन किसी ने थोप दिया वही बयान उनके मुंह पर, और फिर उनको तकलीफ हुई। तो ये जाहिर है अगर इस तरह का बयान कोई भी देगा तो ये हमारे नेता जो सर्वमान्य है इस देश में और जिनकी अच्छी प्रतिष्ठा है तो उनको धक्का लगेगा। मैं समझता हूँ कि सब अक्रॉस द पार्टी इस तरह की चीज जा रही है। अच्छा देखिए, जो इंसिडेंट हुए दादरी का इंसिडेंट, ये सचमुच निंदा के योग्य है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसमें स्टेट गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी से बाहर नहीं हट सकती। सेंटर की जिम्मेदारी है। इस बात की जरूर है कि कुछ नेताओं ने वहां पर इस तरह बयान दे दिए जो नहीं होने चाहिए थे, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सारी पार्टियों के नेता वहां जाके अपनी दाल गला रहे थे उस मामले को, उस व्यक्ति के परिवार को, और वाकई में सरकार की ओर से उसको सांत्वना दी जाए, उसको कंपेंसेट किया जाए, इस बात को ध्यान नहीं था। लोगों का ध्यान था अपनी अपनी गोटी सब जाके वहां फिट करना चाहते थे, और उस मामले को इतना तूल लिया गया। दूसरी बात देखिए, जो गुलबर्गा का केस था तो उसकी हत्या तो जब हुई थी, जब बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं था वहां, उसके पहले उसकी हत्या हो गई थी। और इस तरह के केसेस सब जगह होते रहे हैं, पहले भी होते रहे, अभी जिन लोगों ने पुरस्कार अपने वापस किए इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी संदीप जी ने ठीक कहा कि जो लोग इमरजेंसी में जाके इंदिरा गांधी को बधाई देते थे उनको पुरस्कार दिए गए। और इसमें 2-3 इतिहासकार तो ऐसे हैं कि जिन्होंने हिंदुस्तान की इतिहास का बंटा ढार कर दिया है। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि अगर यहाँ उसका बयान करें तो आपको ताज्जुब होगा सुनकर। वो हिंदुस्तान का इतिहास नहीं है, वो उनका पता नहीं कहाँ से कौन सा इतिहास उठा के ला के रख दिया उन्होंने, इतना बदनाम करने की कोशिश की उन्होंने। ऐसे ऐसे लोगों को भारत सरकार ने पद्म भूषण और पद्मश्री और न जाने क्या क्या पुरस्कार भी दिए। नहीं, सुन लीजिए, तो अगर सरकारें इस तरह के काम करेंगी कि जो लोग उनकी बात ही सिर्फ कहना चाहेंगे और वाकई में ईमानदारी से साहित्यकार के रूप में या इतिहासकार के रूप में या और कलाओं के रूप में अगर वो सही चीज नहीं पेश करेंगे तो उसका असर तो जनता पर पड़ेगा। और इसलिए अगर आज ये बात कही जा रही है तो मैं समझता हूँ इसमें दोनों तरफ से जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है और जो लोग ये सब काम कर रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, विपक्षी पार्टियों के नेताओं की भी जिम्मेदारी है। और जैसे मोदी जी ने कहा कि मैं नहीं हम, तो वाकई अगर हम की बात हम सोचें। अच्छा, दूसरी बात, आपने मोदी जी के भाषण में आज एक और बहुत अच्छी बात मैंने मार्क किया, उन्होंने भगवत गीता का एक श्लोक कोट किया था। उसमें कहा था कि जो बड़े लोग हैं, नेता लोग, मतलब अच्छे पदों पर हैं और समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं, उनका जो आचरण होगा वही नीचे के लोग फॉलो करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे अपने नेता लोगों का क्या आचरण है, और अगर वो गलत बातें कहेंगे, गलत काम करेंगे तो उसका परिणाम देश को भुगतना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। चलिए मुकेश वाजपेयी आपके पास ही आ रहे हैं, एक सवाल भी करते चलें फिर आप जवाब दे देंगे। आखिर कहीं कुछ न कुछ ऐसी कमी तो ज़रूर है जिसकी वजह से राष्ट्रपति को बार बार ये बात कहनी पड़ रही है और इशारा करना पड़ रहा है, कुछ न कुछ तो है। राष्ट्रपति ने इससे पहले भी कहा था और राष्ट्रपति ने एक बार फिर कहा है कि दिमाग की गंदगी थी। और अभी जैसा कि मैंने सवाल भी किया इनसे, प्रोफेसर ललन प्रसाद से, उन्होंने जो ये बात कह दी कि प्रयास न करने में है, यानी विचारों को दूर, जो इस तरह की विचार है, जो इस तरह की विचारधारा गंदे मिजाज वाली चल रही है, उसको दूर न करने का जो प्रयास है उसको किया है राष्ट्रपति ने। कुछ तो कमियां हैं, उसे दूर करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूं कि कुछ तो कमियां हैं, लेकिन वो कमियां कहां पे हैं मैं थोड़ा ये बात मानी है। मैं संक्षेप में थोड़ा बताना चाहूंगा कमियां कहां पे हैं। देखिए, जो असहनशीलता या असहिष्णुता या इंटॉलरेंस का जो माहौल बताया जा रहा है, सो कॉल्ड जो बताया जा रहा है, ये माहौल होता क्या है? ये माहौल तब होता है जब उस देश की या उस स्टेट की सरकार किसी वर्ग विशेष को, किसी भी एक पर्टिकुलर एक समूह को किसी काम करने नहीं देती या किसी उनके राइट्स को हनन करती है। क्या भारत में 17 महीने में, 18 महीने में कोई ऐसा सरकार ने काम करा है? किसी चीज की मनाही करी है? जो एक बीफ वाली बात आती है, बीफ का कानून हमने नहीं आके बनाया, 18 महीने में नहीं बना हुआ बीफ बैन का, ये पहले से बना हुआ आ रहा है। लेकिन भारत सरकार का दायित्व बनता है कि जो कानून बना हुआ है उसका पालन हो। अगर उसका पालन कोई नहीं करता, वो चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर उस कानून का जो कानून बना हुआ है उसका पालन नहीं करता तो उसको उचित दंड दिया जाए। यहां तक बिल्कुल जायज है। लेकिन अगर भारत करने वाले के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हो तो उसके खिलाफ भी उचित कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल। अगर देखिए, हत्या पहले भी होती है,
होती रही है, आज भी होती रही। हत्या चाहे एक हो, चाहे 400 हो, चाहे 4 हो, हत्या की निंदा होनी चाहिए। हत्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, सिर्फ निंदा होनी चाहिए। एक सेकंड सर, किसी भी सभ्य समाज में हत्या की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे आप अगलाक की मृत्यु ले लें, फरीदाबाद वाला कांड ले लें, अगर आप उसको अंदर से देखेंगे तो उसके कई अलग रीजन है, और वहां पे कहीं ना कहीं स्टेट फंक्शनरी फेल हुई है, वहां पे सेंटर में नहीं। आप इसको नहीं कह सकते कि हमें रोकना पड़ेगा। मैं एक सेकंड माहौल खराब कब होता है? हाँ बिल्कुल, माहौल खराब का होता है। माहौल खराब हुआ था जब इमरजेंसी लगी थी। क्या माहौल खराब हुआ था? स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी गुजरात में भी थी जब दंगा हुआ था। जी बिल्कुल, हम आपको रोकना पड़ेगा। जी हम आएंगे ब्रेक के बाद आएंगे, आप इसका जवाब देंगे, हमें जरूर देंगे, हम आपसे सवाल पूछेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, चर्चा हमारी जारी है, बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं असहिष्णुता पर हो रहे हंगामे की, और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए ये बात कहा जाना कि देश मैं नहीं हम से चलता है। संविधान पर परिचर्चा के दौरान राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बातें कही। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री का जो स्पीच था लोकसभा में, उसी के अनुरूप राज्यसभा में भी उन्होंने स्पीच दिया। और विशेषज्ञों का यह मानना है, और खास करके अगर यह कहा जाए कि विरोधी पार्टियों का भी यह मानना है कि प्रधानमंत्री ने अच्छी बातें कही हैं और सूझबूझ वाली बातें कही हैं, लेकिन लोकसभा में हंगामा होता दिखाई दिया। असहिष्णुता के मुद्दे पर राजनाथ सिंह ने सरकार की कमान संभाली और जवाब दिया, जिसको लेकर के काफी हंगामा भी हुआ दोनों तरफ से, सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मुकेश वाजपेयी अपनी बात तो कुछ कहना चाह रहे थे। हम चाहेंगे कि मुकेश वाजपेयी वो अधूरी बात को पूरा कर लें, फिर हम आगे बढ़ें। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना जो माहौल है उस बारे में ही बात कर रहा था कि देखिए, असल में अगर देखा जाए तो माहौल खराब तब हुआ था जब देश में सरकार ने इमरजेंसी लगाई थी। जब पूरे एक जुडिशरी ले लें, आप कोई भी चीज ले लें, सारे अधिकार लोगों से वापस ले लिए गए, जबरदस्ती थोप दिया गया। कहने में एक थोड़ा सा संकोच होता है, जबरदस्ती नसबंदी तक में वो करा दिया गया फैमिली प्लानिंग के नाम पे। वहां पे उस समय असुचनता है, आप कह सकते हैं। आज मेरे को यादव जी बैठे हैं, बता दें कि कोई भी फैमिली भारत छोड़ के विदेश गई है, जबकि अदनान सामी जो पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमान हैं, वो भारत में आके भारत की नागरिकता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि वो भारत को ज्यादा सहनशील देश मानते हैं, भारत में ज्यादा सुरक्षा महसूस करते हैं। दूसरी तरफ देखेंगे वसीम अकरम, शोएब अख्तर, ये लोग कमेंट्री करने इंडिया आते हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि कुछ अभी महाराष्ट्र में एक आध घटना हुई है, लेकिन देखिए, अगर हिनोल देखे, इतने बड़े देश में अगर एक छुटपुट घटना हो जाती है तो उसने पूरे देश का माहौल, पूरे उसको देश के माहौल को गलत बता के प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। एक मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताने में जा रहा हूं। देखिए, होता क्या है कि इन सब चीजों का असर भारत के बाहर पड़ता है। भारत में जो टूरिस्ट आता है या भारत में जो घूमने फिरने आदमी आता है, वो आने में संकोच करता है कि भारत का माहौल खराब है। उससे जितने भी लोअर तबके के या जो अजीब का जिनकी उनसे बंधी हुई है, उन चीजों से बंधी हुई, उस पर फर्क पड़ता है। एक तो भारत का विकास रुकता है, एक इकोनॉमी में लॉस होता है, एक सोशली जो भारत की इमेज बनी हुई है पूरे वर्ल्ड में कि भारत जैसा। आज राजनाथ सिंह ने एक कोट करा, मैंने फेसबुक पे शेयर भी करा था, काफी लोगों ने उसको देखा होगा, कि सऊदी अरब के एक पत्रकार है, उन्होंने लिखा कि मुझे जलन होती है कि सऊदी अरब में मैं रहता हूं, मुझे जलन होती है अपने देश में कि भारत जैसा ऐसा देश, करोड़ों लोग, 100 तरह के धर्म, 100 तरह की बोलियां, उसके बावजूद चांद पे पहुंच गए और मंगल तक पहुंच गए। ये सिर्फ भारत देश ही कर सकता है। तो ये मानना पड़ेगा कि देश में जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, एक कृत्रिम माहौल क्रिएट किया जा रहा है, ऐसा माहौल है नहीं। और जब तक बीजेपी की गवर्नमेंट है, जब तक ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे जैसे पहले रहते आए हैं वैसे ही रहेंगे, ये माहौल को कोई बदल नहीं सकता। अब वो लोग भी नहीं बोलेंगे जो लोग बोलते रहे हैं, खास करके आपकी पार्टी के भी कुछ नेता हैं, कुछ मंत्री के बारे में भी बात आई है। ये ललन जी ने बिल्कुल सही बात करी कि हर पार्टी में 2-4 नहीं, आप अपनी पार्टी की बात करें ना पहले हम खुद अपना दामन देखेंगे तभी तो दूसरी की तरफ देखेंगे। देखना बिल्कुल देखना चाहिए, और बिल्कुल हमारी तरफ से हमेशा इन ऐसे बयानों की निंदा की गई और वार्निंग दी गई। अब आप देखेंगे, अगर अगली बार इस तरह के कोई बयान रिपीट होते हैं तो कार्रवाई भी आप हमारी ही पार्टी में देखेंगे। जी बिल्कुल है। राजेश यादव, क्या कहेंगे आप? ये कार्रवाई भी करेंगे अब? एक के बाद एक अनेक हत्याएं हो जाती हैं, और बड़े दुख की बात है, छुटपुट के हत्याएं कर रहे हैं, छुटपुट बता रहे हैं, छुटपुट हो जाती हैं देश के अंदर। नहीं तो हत्याएं जब हो रही तो ये कहां से जिम्मेदार हैं, ये भी तो समझाते चले ना। जिम्मेदार नहीं, इनके जो संगठन है वो कहते हैं हमने हत्याएं करी हैं, वो कहते हैं, और ऐसा कोई करेगा तो हम दोबारा करेंगे हत्याएं। तो वहाँ अरे आप ये जो कलवर्गी की हत्या करी, कहा नहीं उन्होंने कि हमने करी है। बीजेपी से उनका क्या ताल्लुक है? क्या कोई ताल्लुक? हिंदू बीजेपी से सारी सभाएं किनकी हैं, किनको सपोर्ट करती हैं? बैक में तो इन लोगों को ही सपोर्ट करते हैं वो लोग। अच्छा, आप देखिए, उसके बाद ये कह रहे हैं कि वो छुटपुट हत्या है। अब देखिए, ये जो देश के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने देश के लिए कुछ नहीं करा है, मेडल लौटा रहे हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है।
उनकी बात ने उन पर और आरोप, बिहार चुनाव ये क्यों हारे? उनसे देश, सारी देश की जनता देख रही, जिन्हें परमाणु हथियार से लेके सारी चीज विज्ञानों को बनाई, उन्हें इनाम दिया गया, मेडल दिए गए, वो वापस कर रहे हैं। उनकी बात न सुन के कहते हैं कि ये तो बस जिनको वो कांग्रेस पीरियड में इनको ये अवार्ड मिले इसलिए वापस कर रहे हैं। बताइए, वैज्ञानिक जैसी संस्थाओं पे भी ये राजनीति करते हैं, बड़े दुख की बात है। और देखिए, सुनिए, आप लल्लन जी कह रहे कि डिप्टी सीएम कहते हैं कपड़े धुलवाने के लिए आते हैं। डिप्टी सीएम, इसमें बड़ा छोटा कोई नहीं है, बुद्धि छोटे में भी आ सकती है, बड़े में भी आ सकती है, कोई भी बड़ा। बाप ऐसे रखता था और बेटा इस तरह से बात रखता है, ये कोई आधार नहीं है। आधार जो बलात्कार के नहीं ना, बड़ों के तमीज की बात कर रहे थे, तमीज की, तो मैं ये बड़े छोटे की तमीज की बात, ये नहीं कह रहे थे डिप्टी सीएम और प्रधानमंत्री, ये बड़ों के लिए जी, ये असल कह रहे थे। जी बोलिए। तो तमीज हर किसी में होनी चाहिए। जो बलात्कार के आरोपी, हत्याओं के आरोपी, साक्षी महाराज पे बलात्कार के केस चल रहे हैं, हत्याओं के आरोप हैं, वो लोग कहते हैं इस तरह के, तो भाभी तो आप वो चीज नहीं दिखती देश को। संदीप आएंगे, ललन प्रसाद आपके पास आएंगे। जी 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 हाँ, जल्दी से एक मिनट जी जी। बिहार का चुनाव हुआ है, ये जातीय समीकरण का चुनाव था जी, और उसके बेसिस पर लेकर आप मोदी जैसे लोगों की पर्सनालिटी को जज करें तो मेरा ख्याल है ये बहुत दुखद बात है। जहाँ जिसके अंदर जो सबको साथ लेकर चलने वाली बात कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, जो भी कानून, सुन लो एक मिनट, जो भी कानून उन्होंने जो भी योजनाएं उन्होंने बनाई हैं और जो भी स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट की आई है वो सबके लिए आई है। वो किसी जाति वर्ग या किसी जाति वर्ग या किसी संप्रदाय वर्ग के बारे में नहीं आई है। लेकिन आप जब राज्य सरकारों की बात करते हैं और खाली जातीय समीकरण की बात करते हैं तो वो दोनों अलग अलग चीजें, उनको आप मिलाने की कोशिश मत कीजिए। एक आदमी सम्यक दृष्टि से लेकिन आपको रोकना चाहेंगे, सवाल करना चाहेंगे राजेश यादव, चूंकि बिहार चुनाव की बात चल पड़ी है तो एक सवाल करना चाहेंगे ललन प्रसाद से कि प्रधानमंत्री वहां जाकर के अगर ये बात कहें कि आपका आरक्षण लेकर के एक विशेष समुदाय को देने की कोशिश की जा रही है, क्या प्रधानमंत्री के पद को ये शोभा देता है? ये नहीं शोभा देता है, बात मैं आपकी मानता हूं। 2-4 स्लिप उनके जवान से भी हुए हैं जी। पहले तो डीएनए वाली बात नहीं कहनी चाहिए थी, बिल्कुल, उससे बिहार की जनता हर्ट हुई है। और जो आपने भाई कहा वो भी बात ठीक नहीं थी। प्रधानमंत्री से हमें एक्सपेक्ट नहीं करते जी, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा था, इसका मतलब है सिर्फ प्रधानमंत्री। चलिए अब आएंगे संदीप के पास। संदीप, सब लोग ऐसी बातें कहने लग गए तो शायद उसका रिएक्शन संदीप जी की बात में कुछ ऐड करना चाहूंगा। जैसे बिहार इलेक्शन अगर बीजेपी हारी तो उसके पीछे आप कहीं ना कहीं देखिए तो विधानसभा इलेक्शन कहीं ना कहीं एक लोकल लोगों का इलेक्शन होता है, क्योंकि वहां पे चलिए अब आम पब्लिक डायरेक्टली कनेक्टेड बिहार से बाहर आ फर्क पड़ा। बिहार में हम लोग बहुत वक्त गुजार चुके हैं इलेक्शन के जमाने में, थोड़ा सा बाहर ही आए हम लोग, अभी थोड़ा सा जिस मुद्दे पे उसी मुद्दे पर हैं जी। चलिए ठीक है, हो गया। कहते हैं मोदी जी ने जिता दिया, जब हार जाते हैं तो राज्य सरकार पे, वहां के नेताओं पर थोप। चलिए, हम लोग कबड्डी खेलते थे, छू के निशान चले आते थे, छू के आ गए बिहार को हम नहीं। चलिए संदीप द्विवेदी, जो विरोध हुआ, जिस विरोध की बात हम लोग कर रहे हैं कि पुरस्कार लौटाए गए, हालांकि ठीक है, इसमें साहित्यकार थे, लेखक थे और भी दूसरे वर्ग से भी लोग आए, जैसा कि अभी संजीव निगम ने भी कहा था कि वैज्ञानिक भी थे, राजेश यादव ने भी कहा, और भी दूसरे वर्ग से लोग आए। इन लोगों ने जिस तरह से विरोध किया, क्या इन लोगों के विरोध में जो स्वर उठा वो ज्यादा मुखर नहीं था, थोड़ा सा नॉर्मल नहीं किया जा सकता था? और आपको ये नहीं लगता कि अगर वाकई इन लोगों ने इस तरह का विरोध किया, चूंकि मैंने इससे भी पहले ये सवाल किया था दूसरे अपने इसमें शो में, कि अगर ये लोग ऐसा विरोध कर रहे थे या इन्हें ऐसा आभास हो रहा था, ठीक है उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जिस पर आपको एतराज हो सकता है, लेकिन सब पे आप एतराज भी नहीं कर सकते हैं, तो उनसे बात भी तो की जा सकती थी। क्यों नहीं बात की गई? क्यों नहीं उन्हें समझाया गया या उनसे समझने की कोशिश की गई? यहां पे भी तो कहीं ना कहीं मिसलीड हुआ मामला। देखो, यहाँ पे मैं आपकी बात पे सहमत करूंगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बीजेपी को साहित्यकारों की तरफ अटैक नहीं करना चाहिए, क्योंकि साहित्यकार हमेशा एक देश की धरोहर होते हैं जी। और अगर आप उनको सम्मानित कर रहे हैं और फिर अगर आप उनको अपमानित कर रहे हैं, सम्मान चाहे कांग्रेस ने दिया हो चाहे बीजेपी ने दिया हो, कहीं ना कहीं जनता ने उन्हें सम्मान दिया, जनता के माध्यम से सरकार बनती है जी, बिल्कुल। तो मुझे मैं इस चीज से बीजेपी को थोड़ा सा बीजेपी के अगेंस्ट भी बोलूंगा कि इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को आधिकारिक तौर पे इनका समर्थन करना चाहिए। तो अगर कोई मुद्दा था तो साथ में बैठ के, जैसे इन्होंने लास्ट में बुलाया मुनव्वर जी को, आप शुरुआत में बैठ के एक एक मुद्दे पे डिस्कस करके कहीं ना कहीं उनसे सहमति बना सकते थे। और साहित्यकारों का अवार्ड लौटाना हो सकता है ये एक राजनीतिक का पूरा मुद्दा हो, लेकिन कहीं ना कहीं सम्मानीय हस्तियां हैं, उनका सम्मान हम जी बिल्कुल नहीं
ठोस पहुंचा सकते हैं। जी संजीवनी जी 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 बिल्कुल। अच्छा संजीवनी के आ रहे हैं, जल्दी से जवाब देने मुकेश बात पे। जी बिल्कुल। पहले तो यादव जी ने मुझे बड़ा बोला कि छोटी छोटी हत्याएं, बिल्कुल ये छोटी छोटी है और हर दौर में ये हत्याएं हुई है, लेकिन जो बड़ी हत्याएं मैं बताता हूँ बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, पहले कह चुका हूं। लेकिन यादव जी आप भी उस समय पुराने इसमें ईस्ट दिल्ली में थे जहां पे 2300 आदमी 1984 में मारे गए, और आपके प्रधानमंत्री ने क्या बोला? आपने क्या, आपके प्रधानमंत्री ने क्या बोला? जब पेड़ गिरता है, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती धधकती है। आपके ये होती है ऐसे सुनता, ये होती है, इसको कहते हैं वो हत्याएं होती है जो जानबूझ के करी जाए। एक आध हत्या तो होती है जिसकी हम निंदा करते हैं, नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो जानबूझ के आपके वर्करों द्वारा करी जाए ये होती है हत्याएं। लेकिन मुकेश वाजपेयी एक हत्या हो या 1000 हो बराबर है। की बात का मैं जवाब दे जी जी कि अगर सम्मान कराए तो अपमान है। हमारी सरकार ने किसी भी साहित्यकार को, आप क्या किसी छोटे व्यक्ति को भी कभी किसी का अपमान नहीं करा। हाँ, लेकिन ये जरूर हमारा हक बनता है कि आप सम्मान क्यों लौटा रहे हैं। ऐसा क्या देश का माहौल बिगड़ेगा? कम से कम ये तो बताएं। कब बुलाया आपने, किसको बुलाया, किससे वार्ता करी, किससे पूछा? सुनिए बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा। किससे पूछा? बिल्कुल, बहुत। जब आप सम्मान लौटाते हैं, एक बार आपका फर्ज बनता है कि आप प्रधानमंत्री को या सरकार को या किसी और को आप कहें कि आप ये गलत कर रहे हैं या आपसे ये गलती हुई है, या आप मीडिया में जाके सीधा कह दें कि इस देश में आप रहने लायक नहीं है, यहाँ का वो खराब हो गया इसलिए मैं सम्मान लौटा रहा हूँ। दूसरी बात जैसे होता है, अगर उन्होंने ऐसा किया, अगर आपकी नजर में उन्होंने ऐसा किया तो हम भी ऐसा ही करेंगे। नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं, हम तो आप नहीं कह रहे हैं। क्लियरिफाई कर दिया कि देश का माहौल या तो बताएं कि क्या खराब हुआ, या फिर वो जो कर रहे हैं वो नाटक है, वो किसी एक खास रणनीति की तरह कर रहे हैं, या वो बताया कि देश में 18 महीने में ऐसे क्या माहौल खराब हो गया। जी, लेकिन मैं आपकी बात पे थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि देखो, आज शासन आप कर रहे हैं, राजा आप हैं, और ये राजा की जिम्मेदारी बनती है कि प्रजा के दर्द को समझे। अगर प्रजा गलती करती है तो आप उसको मारेंगे तो नहीं ना, उसको प्रताड़ित तो नहीं करेंगे। यहाँ आपको एक राजा की तरह एक्ट करना है, आपको मुद्दे को समझना है, अगर बहुत सारे सवाल आ जाते हैं इसमें, सही रास्ते पे लेके आना। बहुत सारे सवाल आ गए और उसका छोटा सा जवाब मैं दे देता हूँ। देखिए, सारी बातों की जड़ में एक चीज छुपी हुई है। ये असहनशीलता किसकी है? कुछ विचार ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को या भारतीय जनता पार्टी को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। जब से उनकी सरकार बनी है वो असहनशील हो गए, वो इस बात को सह नहीं सकते। 18 महीने के अंदर वो सहनशीलता उनकी बिल्कुल खत्म हो गई। अब उसके बाद सिर्फ सर, राम जेठमलानी का नाम लेना चाहूंगा। सबसे ज्यादा वकालत नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उन्होंने किया था, और अब वो कहते हैं कि मैं उसके खिलाफ में अगर वोट देना पड़े तो मैं दूंगा। तो अब इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आप ही के सांसद रहे हैं। राम जेठमलानी, अरुण शौरी को भी जोड़ने उसमें। राम जेठमलानी हो चाहे अरुण शौरी जी हो, उन्होंने जो भी बात कही है मोदी जी का विरोध नहीं करा है उन्होंने। हाँ, कुछ बातों पर नाम लिया है, राम जेठमलानी ने नाम लिया है साहब, नाम लिया है, कुछ बातों में नाम लिया है, नाम लेकर। अच्छा, सुनिए तो सही, जवाब तो सुन लीजिए। अगर उन्होंने कुछ बातें कही हैं, उनको कुछ अगर बुराई लगी है, उनको दिखाई पड़ी है, तो उन्होंने बातें बोली हैं। लेकिन अच्छा होता कि वो उचित फोरम में बोलते, लेकिन उन्होंने मीडिया में बोला। हमने उनकी बातों को तवज्जो दी, देखा है कि क्या इन्होंने क्यों बोला और कैसे बोला और क्या इसमें कमी है कि नहीं है, ये देखा गया। लेकिन मुकेश जो ये जी राम जेठमलानी जी ने तो आकर के टीवी में बोल दिया, लेकिन बिहार की जनता ने भी बोल के बता दिया, जनता ने भी तो बता दिया ना बोल करके। अरे सर, आप बहुत बोल रहे हैं। जरा प्रशांत भूषण जी का बता दूं उन्होंने क्या बोला है अरविंद केजरीवाल के बारे में। चर्चा कर लेंगे, आप बेफिक्र रहो, उसके बाद आएंगे, जब उसमें चर्चा होगी तो आ जाएंगे। मैं चर्चा कर लूंगा उस पर भी। अगर जेठमलानी जी ने कुछ बोला है तो ठीक है, उन्होंने बोला है, उस बात को हम मानते हैं कि ठीक है, हमारे से अगर कोई गलती उन्होंने बोला तो ठीक है, बोला है। लेकिन उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं करी कि पूरे देश का माहौल खराब हो गया, मैं देश छोड़ के जा रहा हूं, इस देश में रहने लायक नहीं है। अरे ये बताइए, 18 महीने में ऐसा क्या हो गया? कोई संजीव निगम को जरा बोलने दें, लोकसभा में राजनाथ सिंह कह रहे थे कि जो है जनता की भावनाओं को आदर करना चाहिए। ये लोग चूंकि कांग्रेस पार्टी ज्यादातर जो है सत्ता में रही है, तो वो सीख पाठ पढ़ा रहे थे अंदर की जो है, भाई अब आप विपक्ष में बैठे, हमको जनता ने बहुमत देकर के भेजा है, तो जनता की भावनाओं को आदर करिए। तो वही बात है, आप पाठ पढ़ाना तो बड़ा अच्छा रहता है, आप भी आदर करिए। जहां जहां अभी जो है उसके बाद से प्रधानमंत्री जब से बने मोदी जी, उसके बाद से जहां जहां जो है आपको जनता ने बताया है और लोगों को बिठाया है, जहां जहां हम दिल्ली से लेकर बिहार तक, आप भी आदर करें और आप भी उस चीज को समझे। ललन प्रसाद करके बैठे हुए हैं, है ना? जल्दी से लोग देश को दे रहे हैं तो बहुत हो लेता है। देखिए, जल्दी से मैं आपको एक बात बताऊं, जब बिहार का इलेक्शन हुआ उसके बाद अब एकदम माहौल सुधर गया, एकदम ही
20-25 दिन हो गए इलेक्शन को, कोई इस्तीफा नहीं आया, किसी ने मेडल वापस नहीं करा। 20-25 दिन में माहौल बिल्कुल बढ़िया हो गया। ये एक सोची समझी राजनीति है, सोची समझी साजिश है। जब जब इलेक्शन होंगे तब तब दादरी होगा, तब तब मुजफ्फरनगर होगा, तब तक इस तरह के मुद्दे उठेंगे, देश का माहौल खराब बताया जाएगा, मेडल वापस करे जाएंगे। ये एक ब्रिगेड की तरह काम कर रहे हैं। तब संगीत सोम जाएंगे, कहेंगे कि गाय काटने वाले को सम्मानित किया जा रहा है। मैं बिल्कुल, वो भी गलत है, वो भी गलत है। तो इसके बारे में बोल लें, यही तो चाहते हैं। बिल्कुल सोम ने कुछ कहा, चाहे संगीत सोम जी हो, चाहे कोई भी एमपी, हाँ बिल्कुल, कहते हैं ये इनके व्यवसाय में आ जाते हैं। जो चक्रव्यूह विपक्ष रचता है, इसमें हमारे ये तो नेता आ जाते हैं, फंस जाते हैं। ये चक्रव्यूह रचा जाता है, इसीलिए रचा जाता है कि इनको इस तरह से उकसाओ कि इनके मुंह से कुछ ना कुछ निकले। ये तो आप पार्टी से तो निकाल सकते हैं इनको, पार्टी से निकाल दो। अरे यादव जी, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि लोग खराब हैं। ललन प्रसाद के पास जी, ललन प्रसाद, एक सवाल भी मैं जोड़ता चलूं। ललन प्रसाद, आप अपनी बात पूरी करेंगे, एक सवाल भी मेरा लेते चले आप। जैसे अभी हमने राम जेठमलानी की बात कही, तो राम जेठमलानी ने प्रधानमंत्री के बारे में जो कहा है आपको पता है, और नाम लेकर के कहा था कि अगर वोट देना पड़े तो खिलाफ में देंगे, और धोखा दिया, ये दिया, वो दिया। लेकिन साक्षी महाराज जो इस तरह का वक्तव्य राम जेठमलानी से आया, अरुण शौरी से आया, या इन लोगों से आया, तब साक्षी महाराज ये नहीं कहते हैं कि इन्हें तालिबान चले जाना चाहिए। लेकिन जब आमिर खान और शाहरुख खान, जिसमें खान लगा होता है, उनका नाम आता है, तो साक्षी महाराज कहते हैं कि तालिबान चले जाना चाहिए, पाकिस्तान चले जाना चाहिए। जो विरोध करते हैं उन्हें पाकिस्तान चला जाना चाहिए। गिरिराज सिंह भी बोलते हैं। ये विरोध के विरोध में जो विरोध का स्वर उठता है, उसमें भी डिवाइड है। ये कहां तक तर्कसंगत है और इससे परहेज करना चाहिए नहीं? हाँ, फैज साहब, आपने दो बातें उठाई, एक तो जेठमलानी का और शौरी का। देखिए, जहाँ तक सारा देश ये जानता है कि जेठमलानी इस तरह के वक्तव्य बहुत पहले से ही देते रहे। वो कभी इस पक्ष में चले जाते हैं, कभी उस पक्ष में चले जाते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के पक्ष में थे, प्रधानमंत्री बनवाने के पक्ष में थे। ठीक है, जो इन लोगों की अपनी आकांक्षा कुछ रही होगी, जो ये कोई पोजीशन चाहते थे, क्या चाहते थे, नहीं चाहते थे, वो शायद पूरी नहीं हुई। ऐसे कोई घटना सरकार की तरफ से आप बताइए हो गई हो जिसमें जेठमलानी को उपेक्षित कर दिया गया हो या अरुण शौरी को हटा दिया गया हो, कुछ क्या हो गया? हमारे नारे में तो ऐसी कोई चीज नहीं। ये तो इन दोनों का वक्तव्य है, तो ये दोनों बताएंगे ना इनके साथ क्या, लेकिन ये बोला तो है ना इन्होंने। एक मिनट राजेश जी बोल दिए। ये व्यक्तिपरक चीजें हैं और इस तरह के बयान सब पार्टियों में सब जगह के लोग देते रहते हैं। एक आध आदमी के बयान को लेकर हम इतना आगे चले जाएं, उछाल दें उसको, उसका कोई खास मतलब नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात जो आपने कही, वो क्या मसला कौन सा था? वो मैंने कहा कि जो विरोध में जो विरोध का स्वर होता है, एक वर्ग को कहा जाता है पाकिस्तान, ये बात मैं आपकी मानता हूं कि ये विरोध वाला जो स्वर है, इसको जो देश में जो नेता लोग हैं, बड़े पोजीशंस पर हैं, उनको अपनी जबान संभाल के रखनी चाहिए। जी बिल्कुल। जैसे आमिर खान या शाहरुख खान या और लोगों के खिलाफ बातें कही गई और जो इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल किए गए, ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। सीधे ठीक है, आप उसके जैसे आपको भी हक है उसका विरोध करें, आप भी कहें कि आलोचना करें कि गलत बोल रहे हो, आप समझाओ, बोले, लेकिन आप सीधे पाकिस्तान भेजने की बात करें। जैसे आपका कंट्रीब्यूशन है वैसे सबका कंट्रीब्यूशन है। आमिर खान ने, प्रधानमंत्री ने कहा है कि 125 करोड़ जो आबादी है उसकी देशभक्ति पर हमें शक नहीं करना है। ये कहा प्रधानमंत्री ने आज अपनी स्पीच में कहा कही उन्होंने कि इन लोगों ने भी देश का बहुत सम्मान बढ़ाया है। बाहर भी देखिए, आज इनकी पिक्चर्स सारी दुनिया में अप्रिशिएट की जाती है और जहां भी अप्रिशिएट की जाती है तो भारत का ही नाम होता है ना कि भारत के कलाकार हैं। इसलिए हमें इस तरह के लफ्ज किसी के खिलाफ नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। जी बिल्कुल। राजेश यादव, चूंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है, हम चाहेंगे संक्षेप में 40 सेकंड में आप अपनी बात पूरी कर लें। क्या उम्मीद रखते हैं? अब चलिए, असहिष्णुता पे बात हो गई, जीएसटी पे आप साथ आएंगे ना? जीएसटी बिल तो 40 सेकंड में ना, हम जीएसटी बिल हम लेके आए थे, इन्होंने विरोध करा था। ये लेके आएंगे, हमने तो विरोध करा ही नहीं। लेकिन ये कहें कि कोई बात नहीं रखें सरकार के सामने, कोई बात नहीं करें, इनके बिल से भी जरूरी है जो चीजें हो रही हैं देश के लिए हानिकारक हैं, उनको भी हमें सुलझ के बैठाना चाहिए। और सरकार को, जैसे वैज्ञानिक लोग थे, ये सब मेडल जब वापस कर रहे थे, इनको बैठा के सरकार को उन पर विचार विमर्श करके बैठा के समझा के समस्या क्या है उस पर विचार विमर्श करके उस समस्या का समाधान करना चाहिए था सरकार को। मुकेश, लेकिन सरकार ने समस्या का समाधान न करके वक्त नहीं है,
वक्त नहीं है। मुकेश वाजपेयी, क्या आपको नहीं लगता कि अब सरकार को, अब बहस हो गई, लोकसभा में भी चर्चा हो गई और आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चला, एक ने कहा कि सहिष्णुता बढ़ी है, असहिष्णुता बढ़ी है, दूसरे ने कहा नहीं बढ़ी है, ये सब अपनी जगह पर है, विरोध भी हुआ है, ये भी अपनी जगह पर, विरोध के विरोध में भी स्वर उठे, ये भी अपनी जगह पर, लेकिन अब उन लोगों को बैठा लेना चाहिए और ये मैंने कल भी पूछा था और मामले को यही खत्म करना चाहिए कि भाई अब हो गया। और जो भी, चाहे जिस भी पार्टी का हो, अगर इस तरह का स्टेटमेंट देता है जिससे माहौल में तनाव बढ़ता है या समाज में तनाव बढ़ता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या दिक्कत है इसमें? बिल्कुल, मैं तो आपकी बात से सहमत हूँ जी, चाहे वो किसी भी, हर पार्टी में, किसी भी पार्टी का हो। मैंने हमारी किसी की अगर हमारी पार्टी में किसी की बात ना करें, अगर हमारी पार्टी में भी कुछ इस तरह के चंद नेता हैं तो उनको भी वार्निंग दे दी गई है और उनको भी समझा दिया गया है कि देखिए, देश जिस गति से चल रहा है, जिस माहौल में चल रहा है, आप उस माहौल को खराब ना करें, आप उस उकसाई में मत आए। ये विपक्ष का चक्रव्यूह है, इसमें ना फंसे, इसमें ना फंसे। चक्रव्यूह में फंस जा रहे हैं आपके नेता, बिल्कुल फंस जा रहे हैं। अच्छा। उकसावे में आ जा रहे हैं। यही तो दिक्कत है ना कि वो चक्रव्यूह इलेक्शन से पहले इस तरह से रचा जाता है कि कुछ हम इस तरह का करें कि तो नादान ठहरे वो। हाँ जी, चक्रव्यूह में आ जाते हैं तो नादान है वो। बिल्कुल 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 चक्रव्यूह में फंस जाते हैं ये नेता, आके ही तो बयानबाजी हो जाती है। चलिए संजीव निगम, संक्षेप में, संजीव निगम, आम आदमी पार्टी क्या चाहती है संक्षेप? चक्रव्यूह में फंसाने का प्रयास करते हैं। ये सब बहुत मतलब अपने मामले में जो है मजबूत है, फंस नहीं जाते हैं, फंसाते हैं। और दूसरी आम आदमी पार्टी क्या चाहती है? मैं कह रहा हूँ सरकार जो है बदले बदले से नजर आते हैं। सरकार, प्रधानमंत्री महोदय इस जो बढ़िया इस समय जो है बनाए हुए हैं, अगर यही बिल्कुल शुरुआत से लेकर चलते हैं तो अब तक का गाड़ी और आगे निकल गई होती है। ये माना जा रहा है कि अच्छी तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कदम अच्छाई की तरफ जा रहा है। ये आपकी नजर से मैं बोल रहा हूँ, अपनी नजर से नहीं। मैं निष्पक्ष हूं, मुझे नहीं कहना है कुछ। संदीप द्विवेदी जी, देखिए, साहित्यकारों के ऊपर मैं वाजपेयी जी की बात को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं साहित्यकार में बीजेपी और कांग्रेस को लड़ाने के लिए रीजनल पार्टियां इस तरह के इशू क्रिएट करवा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस समय बहुत ज्यादा ऊहापोह की स्थिति में है। और दूसरी चीज, जीएसटी पे मैं चाहूंगा कि जो कुछ अगर संशोधन लगता है कांग्रेस को कि होने चाहिए, उन संशोधनों को पटल पर रखे और अगर हो सकता है तो प्रस्ताव पारित होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी जीएसटी के बारे में पढ़ा है कि जनता के लिए बहुत फायदेमंद है। और मेरे समझ से साहित्यकार और सहिष्णुता से आज की दौर में सबसे ज्यादा अगर जरूरी कुछ है तो महंगाई। जी बिल्कुल, महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए। प्रोफेसर ललन प्रसाद, अब इन सब चीजों से निकलना चाहिए और एक बार, कम से कम एक बार तो सरकार को चाहिए, ठीक है आरोप के खिलाफ प्रत्यारोप होता रहेगा, ये राजनीति है, पॉलिटिक्स है, लेकिन एक बार पूछ लेना चाहिए कि भाई क्यों ऐसा कह रहे हो, देश की बदनामी हो रही, पूछ लेने में क्या जाता है। बिल्कुल जी, देखिए मैं एक बात कहना चाहूँ कि संसद में जो 2 दिन बहस हुई, अच्छा हुआ। लोगों की जो अपनी अपनी भावनाएं थी लोगों ने प्रकट कर दी और ये भी अच्छी बात हुई कि इस पर कोई वोटिंग नहीं हुई और सबको ये महसूस हुआ कि देश के अंदर अच्छा वातावरण होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जहाँ तक जीएसटी का बिल है, देखिए कांग्रेस अपना रुख साफ नहीं कर रही है। अब ये दुर्भाग्य की बात है, सोनिया जी की तबीयत खराब हो गई है और वो बाहर चली गई हैं, तो उससे मामला और आगे टल गया। कम से कम कांग्रेस को एक स्पष्ट रुख दे देना चाहिए कि हाँ वो संसद की बिल के पक्ष में और पास हो, क्योंकि देश का हित इसमें है और जो भी देश के हित में हो कांग्रेस को करना चाहिए, कदम उठाना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल। चूंकि हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है राजेश यादव, वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा, वरना हम चर्चा तो कभी खत्म ही नहीं होती है। निष्कर्ष पर निकलना, जब पार्लियामेंट में नहीं निकल पा रहा तो यहाँ से कहाँ निकल पाएगा। जी बिल्कुल सही बात है। आप तमाम मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो अब देखने वाली बात यह होती है कि अब जो संसद की कार्यवाही आगे चलेगी, क्या वाकई जो प्रधानमंत्री ने यह नसीहत दी है कि देश मैं नहीं हम से चलता है, उसी हम के नक्शे कदम पर चलते हुए देश को आगे बढ़ाने के लिए संसद को सुचारू रूप से चलाने की प्रक्रिया पर अमल किया जाएगा? ये बड़ा सवाल है, इस पर नजर पूरे देश की है। न्यूज़ लाइन में इतना ही, नमस्कार।